हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजेश टोकरे अगेन मेरे इस प्यारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर राजेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आपकी स्टडी जो है बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में बेहतरीन एप्लीकेशन जो कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की थी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जहां पर हमने बेसिक कंसेप्ट, जहां पर प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन और हमने सोमा क्लोनल वेरिएशन के बारे में देखा था, जहां पर हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन या प्रोटोप्लास्ट कल्चर की बात की थी। तो आई होप ये टर्मिनोलॉजी जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर की फील्ड में, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आज जो है हम आप जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म लाइक क्रॉप की बात करने वाले हैं कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किस तरह से जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप को बना सकते हैं, जिसके जिसके कारण हमारी जो क्रॉप है उस क्रॉप के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इनहेंस किया जा सकता है। तो आई होप ये समझ में आपको आएगा कि जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है और इनकी क्या यूटिलिटी है। तो चलिए हम सबसे पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर की फील्ड में ऐसी क्रॉप का प्रोडक्शन करें जहां पर पेस्टिसाइड का मिनिमाइज किया जाए, मतलब फर्टिलाइजर जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, एग्रो केमिकल्स हैं, इन फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज कम से कम हो ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे और हम तक जो क्रॉप आ रही है, जो फूड आ रहा है, वो अच्छी क्वालिटी का हो। तो इसके लिए हमने क्या प्लान किया कि इसके लिए हमारे पास कई सारी टेक्निक्स है। इनमें से एक टेक्निक है जिसका यूज करने वाले हम, ये है जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है। जेनेटिकल मतलब उसके जीनोम की बात कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, डीएनए आरएनए की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिकल मतलब डीएनए में मॉडिफाइड कर दिया गया है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके डीएनए में चेंजेस कर दिया गया है, अल्ट्रेशन कर दिया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जीएमओ कहते हैं। जीएमओ का मतलब जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट भी हो सकते हैं, ये एनिमल भी हो सकते हैं, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि मेरे पास यहां पर एक कोई प्लांट है। आप यहां पर प्लांट देख रहे हैं, ये कोई प्लांट है। ये प्लांट कैसा प्लांट है? एक नॉर्मल प्लांट है। नॉर्मल प्लांट का मतलब क्या है? ये है एक नॉर्मल प्लांट जिसके डीएनए में कोई चेंजेस नहीं है, ये नॉर्मल प्लांट है। आप इस नॉर्मल प्लांट की देख रहे होंगे कि जो हाइट है, ये हाइट कम है। और दूसरी बात, इसमें ग्रेन या प्रोडक्शन आप देख रहे होंगे, उसका नंबर भी क्या है, यहां पर कम है। मतलब इस प्लांट की दो प्रॉब्लम है कि ये प्लांट की हाइट भी कम है और दूसरा इसमें ग्रेन जो है वो भी कम है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्लांट की हाइट बढ़ जाए और ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। तो इस प्लांट के मैंने डीएनए को क्या किया, आइसोलेट किया। तो यहां पर मैंने ये क्या किया, यहां पर डीएनए को आइसोलेट किया। सो आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ प्लांट जीनोम। मैंने प्लांट के जीनोम को क्या कर लिया, आइसोलेट किया। तो यहां पर प्लांट के जीनोम को किस तरह आइसोलेट किया होगा, ये लास्ट लेक्चर, जहां पर लास्ट चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रिंसिपल, उसकी प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को किस तरह से आप आइसोलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने इस क्रॉप का जो डीएनए है उसको आइसोलेट किया और डीएनए को आइसोलेट करने के बाद मैंने एक दूसरी क्रॉप जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का जीन है, उस जीन को मैंने क्या कर लिया, आइसोलेट किया। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा वो डीएनए है जिसमें अच्छे कैरेक्टर है, जैसे हाइट वाला अच्छा कैरेक्टर है, दूसरा इसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला अच्छा कैरेक्टर है। तो ये मेरा क्या हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने क्या किया, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने इस प्लांट के जीनोम में जोड़ दिया और मेरे पास अब क्या बन गया, जेनेटिकल मॉडिफाइड, जेनेटिकल मॉडिफाइड, जेनेटिकल मॉडिफाइड डीएनए बना दिया। ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, जेनेटिकल मॉडिफाइड डीएनए। ये क्या है, जेनेटिकल मॉडिफाइड डीएनए है। अब इस जेनेटिकल मॉडिफाइड डीएनए के कारण क्या होगा, प्लांट की हाइट भी आप देख रहे हैं, प्लांट की हाइट भी बढ़ पा रही है और साथ में इसका जो ग्रेन का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी क्रॉप जिसके नॉर्मल डीएनए के अंदर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर दिया है, जिसके कारण प्लांट की क्वालिटी अच्छी हो चुकी है। यहां पर क्वालिटी का मतलब ये है कि यहां पर ग्रेन का अमाउंट जो है वो भी बढ़ा है, मतलब हमको क्वालिटी तो मिली है, क्वांटिटी भी मिली है। तो क्या आप समझ पाए? तो ऐसे क्रॉप को हम क्या कहेंगे, जेनेटिकल मॉडिफाइड
क्रॉप कहेंगे। तो यहां पर जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब आप समझ गए होंगे। जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में मैंने पहले ही बताया है, ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, जिनके जीनोम में, जिनके क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो हुज जेनेटिक मटेरियल, हुज जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल का मतलब यहां पर क्या हुआ, मैं जीनोम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, जीनोम की बात कर रहा हूं। हैज बीन अल्टर्ड, अल्टर्ड कर दिया गया है, मतलब क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट जिनके डीएनए में चेंज कर दिया गया है, और ये चेंज किसकी हेल्प से किया गया है, एक टेक्निक की हेल्प से किया गया है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं या आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं, ये प्लांट भी हो सकते हैं, ये एनिमल भी हो सकते हैं, या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जिनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या किया जाए, अल्ट्रेशन किया जाए, चेंजेस किया जाए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ कहते हैं। तो क्या आपको जीएमओ का कंसेप्ट समझ में आया कि जीएमओ क्या है? जीएमओ एक लाइन में बताऊं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके डीएनए को हमने बदल दिया है, रिप्लेस कर दिया है किसी स्पेसिफाइड अच्छी क्वालिटी वाले जीन में, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जीएमओ कहेंगे और ऐसी क्रॉप को जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप कहेंगे। चलिए, तो हमने किसी क्रॉप के, किसी प्लांट के डीएनए को चेंज कर दिया, तो इससे फायदा क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि किसी डीएनए को हमने चेंज कर दिया है, किसी प्लांट के जीनोम में हमने चेंज कर दिया है, तो इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, यहां पर सबसे पहला बेनिफिट कि वो प्लांट कैसा हो जाएगा, एबायोटिक स्टेट टॉलरेंस हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ यहां पर? देखिए, नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है, इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर भी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, बारिश कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी सूखा हो जाता है, जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में प्लांट की सर्वाइवल का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट जो है, हमारी जो क्रॉप है, लंबे समय तक सर्वाइव करे और अच्छा प्रोडक्शन दे। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी क्रॉप को टॉलरेट करना, टॉलरेंस की कैपेसिटी देना पड़ेगी जो किसके अगेंस्ट हो, एंटीबायोटिक स्ट्रेस को झेल पाए। तो ये एंटीबायोटिक मतलब एबायोटिक जो स्ट्रेस टॉलरेंस जो क्रॉप है वो किसके अगेंस्ट बनाई गई है, कोल्ड के थ्रू बनाई गई है, या ड्राउट के लिए बनाई गई है, हीट या सॉल्ट के अगेंस्ट बनाई गई है। मतलब हमारी जो एबायोटिक स्ट्रेस जो टॉलरेंट वाली जो क्रॉप है, जेनेटिकल मॉडिफाइड जो क्रॉप है, वो क्या कर सकते हैं, इन्हीं सभी इन्वायरमेंटल फैक्टर को आसानी से क्या कर सकती है, इनकी कमी में होने पर भी या इनके ज्यादा होने पर भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और प्रोडक्शन दे सकते हैं। दूसरा टारगेट है हमारा, क्या है, एप्लीकेशन है इसकी, लेस पेस्टिसाइड यूज। हमने पहले ही देखा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या चाहता है कि क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन उसके लिए पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। जबकि ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर क्या है, ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर केमिकल है, और केमिकल का आप जितना ज्यादा यूज करेंगे हमारे इन्वायरमेंट पर इफेक्ट होगा, हमारी हेल्थ रिस्क पर इफेक्ट होगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसी क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाए, ऐसी क्रॉप को बनाया जाए जहां पर पेस्टिसाइड का यूज कम से कम हो और हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो। तो आप समझ गए होंगे कि आज जो हम बना रहे हैं वो कौन सी क्रॉप बना रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बना रहे हैं। इसका मतलब ऐसी फसल को प्रोडक्शन दे रहे हैं जिसके अंदर पेस्ट, कीड़ों को मारने की क्षमता है, उनको टॉलरेट करने की क्षमता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जीएमओ जो है वो एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है। दूसरा, पेस्टिसाइड कम से कम यूज करना पड़ता है। और तीसरा, रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इसका मतलब फार्मर को क्या फेस करना पड़ता है कि यदि खेतों में लगाई गई फसल पक गई, पकने के बाद मतलब क्रॉप का राइपनिंग हो गया, तो उसके बाद उसका नुकसान ज्यादा होता है, वो सही समय पर सही प्लेस पर पहुंचा नहीं पाता, या हमारी जो पॉपुलेशन है वहां तक वो पहुंचा नहीं पाता, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है। नाम से हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाता है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब जो फसल का नुकसान हो रहा था उसके नुकसान होने को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि वो कम से कम सड़े और कम से कम समय में ज्यादा नहीं पक पाए। तो इसके कारण जो क्या होगा, सही समय पर वो क्या होगा,
कि पॉपुलेशन तक पहुंच पाएगी, लोगों तक पहुंच पाएगी और जहां पर उसका जो है यूज हो पाएगा। तो क्या आपको एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की समझ में आई, जहां पर हम जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप की बात कर रहे हैं जिसके एंटीबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस की कैपेसिटी होती है, लेस पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं और रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में बात करें बेटर मिनरल यूजेस, इसका मतलब क्या हुआ? बेटर मिनरल यूजेस का मतलब यह कि कोई क्रॉप जो है वो सॉइल से जितना अच्छा मिनरल एब्जॉर्ब करेगी उसकी ग्रोथ उतना अच्छी होगी। मतलब मिनरल की यदि प्लांट में कमी हो गई, मिनरल का डेफिशिएंसी हो गया तो प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सॉइल है उस सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला जो मिनरल है, क्वालिटी है, वो मेंटेन रहे, जिससे हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होगा। दूसरा, इंप्रूव न्यूट्रिशन, हम जो भी फसल उगा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी हुए ज्यादा होना चाहिए। ये ऐसी क्वालिटी वाली क्रॉप होना चाहिए जिसमें किसी न किसी डिसीज को फाइट करने वाला कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए विटामिन ए रिच क्रॉप जिसको हम गोल्डन राइस भी कहते हैं। तो नॉर्मली आपको पता है कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम होती है, जिसके जो विटामिन ए की कमी कारण होता है। तो हम ऐसी 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 गोल्डन राइस को हमने डेवलप किया है, विटामिन ए वाली क्रॉप को डेवलप किया है जिसको हम एज अ फूड सोर्स यूज करें, तो जिससे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सॉल्व हो सकती है। तो क्या आपको यह समझ में आया कि जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप के क्या यूटिलाइज है? तो ये मेजर 5 पॉइंट जो है आपको याद रखना है और इसी के बेस पर एसर्शन लाइक क्वेश्चन जो है वो बनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है और ये आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस हैं और इसकी क्या एप्लीकेशन विथ क्रॉप प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करेगी। तो क्या आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्डन राइस की, जिसमें हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इनहेंस कर रहे हैं। तो ये गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस को हम समझेंगे थोड़ा, लेकिन सबसे पहले हम नॉर्मल राइस की बात करते हैं कि नॉर्मल राइस क्या है और नॉर्मल राइस के अंदर क्या नहीं है। तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि गोल्डन राइस में नॉर्मल राइस की कंपेयर में क्या चीजें हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में कि यहां पर आपको एक नॉर्मल राइस दिख रहा है जो व्हाइट कलर से दिख रहा है। ये व्हाइट कलर वाला कौन है? ये नॉर्मल राइस है। इसको मैं क्या कहूंगा? नॉर्मल राइस। लेकिन आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये है गोल्डन राइस। ये क्या है? जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है। इसका नाम क्या है? ये है गोल्डन राइस, ये है गोल्डन राइस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो नॉर्मल राइस है जिसको हम व्हाइट राइस भी कहते हैं, ये क्या है? व्हाइट राइस। ये क्या है? व्हाइट राइस। तो ये व्हाइट राइस क्या होती है? जनरली आपको पता है कि हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ जो है राइस का यूज एज अ फूड सोर्स के रूप में किया जाता है। कई सारी एशियन कंट्रीज है जहां पर चावल का सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चावल में ये व्हाइट राइस जो है, इस व्हाइट राइस में विटामिन ए नहीं होता है और न ही आयरन होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन ए की कमी के कारण हमारी बॉडी के अंदर कई सारी डेफिशिएंसी होती है, जिनमें से एक है जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस के कारण क्या होता है? धुंधलापन दिखाई देता है, जो मोस्ट ऑफ जो है बीटा कैरोटीन के कारण होता है। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारे इंडिया के अलावा जो एशियन कंट्रीज है जहां पर सबसे ज्यादा चावल का यूज होता है, वहां पर मैं उस चावल के जीन में, चावल के डीएनए में मैं ऐसा डीएनए ऐड कर दूं जिसमें क्या हो? नाइट ब्लाइंडनेस को हटाने वाला जो जीन है वो प्रेजेंट हो, जिसकी हेल्प से हम उस राइस में विटामिन ए की सिंथेसिस करवा पाए और विटामिन ए बन पाएगा तो उसके कारण हमको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर गोल्डन राइस में क्या है? गोल्डन राइस में नाइट ब्लाइंडनेस को हटाने वाले मतलब विटामिन ए का जीन प्रेजेंट है, जबकि इस व्हाइट राइस के अंदर नहीं है। तो क्या आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम विथ नॉर्मल और व्हाइट राइस। तो नॉर्मल प्लांट की बात करेंगे तो नॉर्मल व्हाइट राइस जो ग्रेन होते हैं डू नॉट कंटेन विटामिन ए। इनके अंदर विटामिन जो ए होता है वो नहीं होता है। पहली बात ये आपको याद रखना है, इनमें विटामिन ए जो है वो नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? विटामिन ए की बात करें या विटामिन ए को बनाने वाले बीटा कैरोटीन की बात करें, हम किसकी बात करें? बीटा कैरोटीन की बात करें। तो ये क्या है? बीटा कैरोटीन की बात करें
तो बीटा कैरोटीन, और या मैं बोल सकता हूं विटामिन ए वाला जो कैरेक्टर है, जो जीन है, वो इनमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। इनके एंडोस्पर्म जो होते हैं, इनके जो चावल के ग्रेन्स होते हैं, वहां पर ये अब्सेंट होते हैं। और इसी के कारण देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पेशली बात कर रहे हैं हम एशियन कंट्रीज के अंदर, जहां पर एशियन कंट्रीज के अंदर क्या होता है, मेनली राइस को एज अ फूड सोर्स यूज किया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें विटामिन ए का जो सफिशिएंट जो अमाउंट होना चाहिए वो नहीं है। इसके कारण क्या हो जाता है, विटामिन जो ए है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, और विटामिन डी जो ए है उसकी डेफिशिएंसी के कारण एक बीमारी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? नाइट ब्लाइंडनेस आईएमपी क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन के कारण होता है और क्यों होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अब हम क्या कर सकते हैं, गोल्डन राइस का डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस जो मैंने आपको डायग्राम में बताया, आप यहां देख रहे हैं, ये येलो कलर से क्या है, ये गोल्डन राइस है। इसमें विटामिन ए वाला जो जीन है, विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या होगा, हम इसको एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं तो हमको नाइट जो ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम है वो नहीं हो पाएगी। तो चलिए, गोल्डन राइस क्या है, एक जीएम वेराइटी है। जीएम का मतलब क्या होगा, जेनेटिकल मॉडिफाइड वेराइटी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो 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 गोल्डन राइस है वो क्या है, एक जीएम वेराइटी है जो डेवलप कर ली गई। किस लिए डेवलप की गई? टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, ये बीटा कैरोटीन जो होता है इसके प्रोडक्शन के लिए, इसके इन्हेंसमेंट के लिए यूज किया गया है। बीटा कैरोटीन का मतलब क्या है, विटामिन को बनाने वाले प्रोविटामिन। या बात करें गोल्डन राइस क्या है, एक जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है, वेराइटी है, जहां पे क्या डेवलप किया गया है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, बीटा कैरोटीन, जिसको हम प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। प्रो का मतलब ये विटामिन को बनाने वाला पहला, मतलब एक पहली सीढ़ी बोल सकते हैं, ये प्रो विटामिन है, जो क्या होता है, एडिबल एंडोस्पर्म ऑफ ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ड्यू टू विटामिन ए, ये विटामिन, ये मतलब बीटा कैरोटीन जो होता है, बीटा कैरोटीन के कारण, बीटा कैरोटीन यदि प्रेजेंट है, बीटा जो कैरोटीन है वो यदि प्रेजेंट है, बीटा कैरोटीन यदि प्रेजेंट है, तो बीटा कैरोटीन प्रेजेंट के कारण ये कैसे दिखेंगे, गोल्डन येलो कलर के दिखाई देंगे। कैसे देंगे, गोल्डन येलो, अपेयर गोल्डन येलो। तो आपको समझ में आ रहा है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये गोल्डन राइस जो है गोल्डन येलो कलर की दिखाई दे रही है। और ये किस कारण से होता है, ये गोल्ड येलो कलर के क्यों दिखाई देते हैं, ये बीटा कैरोटीन के कारण दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी किस तरह से दूर हो पाएगी, ये इसलिए इस क्रॉप को डेवलप किया गया है। तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, विटामिन ए की डिफिशिएंसी जो कमी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गोल्डन राइस को सबसे पहले बनाने वाले दो साइंटिस्ट हैं जो आप देख रहे हैं, जिनका नाम क्या है, गोल्डन राइस को बनाने वाले पोट्रिकस एंड बायर नाम के जो साइंटिस्ट हैं, ये इन दो लोगों ने क्या किया, इस मॉडिफाइड क्रॉप को डेवलपमेंट किया, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी जो है वो मिला है। तो गोल्डन राइस वाज फर्स्ट डेवलप बाय दी 1990 बाय पोर्टिकस और बायर, ये इन्होंने गोल्डन राइस का जो है डेवलपमेंट किया है। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? अब जो है ये गोल्डन राइस को किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया गया है, तो इन बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझना है। देखिए, मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और प्रोसेस जो है बहुत अच्छे से समझा है। आपको उन लेक्चर को, उस चैप्टर को कंप्लीट तरीके से देखना है, क्योंकि यहां पर मैंने जो है वो कंप्लीट स्टेप तो बताई है, लेकिन यहां पर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमको लास्ट लेक्चर के लिए उसको हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में तभी आएगा जब आप मेरे लास्ट लेक्चर को देख पाएंगे। चलिए, तो हम स्टेप्स टू डेवलप गोल्डन राइस को कैसे बनाया गया है उन स्टेप के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफोडिल प्लांट की। यह है डेफोडिल प्लांट, जिसके अंदर गोल्डन मतलब बीटा कैरोटीन वाला जीन होता है। इसका मतलब क्या है कि एक मेरे पास कोई प्लांट है जिसका नाम क्या है, डेफोडिल है। ये आप समझ पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं, ये डेफोडिल नाम का प्लांट है। इस डेफोडिल प्लांट से क्या मिला मुझे, इस डेफोडिल प्लांट से मुझे मिला बीटा कैरोटीन जीन। क्या मिला, बीटा कैरोटीन
बीटा कैरोटीन जीन। अब ये बीटा कैरोटीन कैसा जीन है? ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्या आपको समझ में आया? तो मैंने इस डैफोडिल प्लांट से एक डीएनए को निकाल लिया। इस डीएनए को मैं क्या कहूंगा? बीटा कैरोटीन जीन कहूंगा या जीन ऑफ इंटरेस्ट कहूंगा। तो मैंने आपको बताया है कि ये मेरा क्या है? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने दोनों तरह से बताया है, यहां डीएनए का सेगमेंट भी बताया है और इसको इस कलर से भी बताया है ताकि आप डायग्राम को आसानी से समझ पाए। तो ये मेरा क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है? ये बीटा कैरोटीन वाला जीन है। कहां से मिला? डैफोडिल प्लांट से मिला। अब मैंने क्या किया? एक प्लाज्मिड लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि मुझे किसी क्रॉप के डीएनए में चेंजेस करना है तो मुझे क्रॉप को डीएनए में चेंज करने के लिए कौन सा प्लाज्मिड यूज होगा? तो ये कौन सा प्लाज्मिड होगा? ये प्लाज्मिड है हमारा टीआई प्लाज्मिड। ये क्या है? ये टीआई प्लाज्मिड है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टीआई प्लाज्मिड हमको कहां से मिला था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेसियंस नाम के बैक्टीरिया से मिला था, जो कि एक सॉइल बैक्टीरिया है जो प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो मैंने डैफोडिल नाम के प्लांट से जीन ऑफ इंटरेस्ट जो बीटा कैरोटीन वाला जीन था उसको आइसोलेट किया और टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया? इसको टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। तो टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ने से मेरा अब क्या बन गया? ये आरडीएनए बन गया। ये क्या बन गया? आरडीएनए। और इस आरडीएनए को मैंने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। कहां पर? इसको ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया। कहां पर? ये करवाया मैंने उसको बैक्टीरिया के अंदर। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेसियंस। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रिंसिपल के बारे में बताया था। तो ये आरडीएनए जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस आरडीएनए को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? उस बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेसियंस है। अब इस बैक्टीरिया का ट्रांसफर मैंने कहां करवाया? ये बैक्टीरिया का ट्रांसफर मैंने करवा दिया एक नॉर्मल प्लांट के अंदर। ये कौन सा प्लांट है? ये हमारा राइस प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है? राइस प्लांट है, जिसको ओराइजा सटाइवा कहते हैं। ये क्या है? ये हमारा नॉर्मल राइस का प्लांट है। तो अब मैंने क्या किया? जैसे ही इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करवाया, तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट की सेल में जो प्लांट का डीएनए है, ये क्या है? यहां पर देख रहे हो आप, ये है प्लांट का जीनोम। यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर ब्लैक कलर से मैंने बताया है कि ये प्लांट का जो जीनोम है, ये प्लांट का जो जीनोम है, इस प्लांट के जीनोम में आपको क्या दिख रहा है? इस प्लांट के जीनोम में ब्लैक कलर से ये प्लांट का जीनोम है। और प्लांट के जीनोम में आपको बीच में क्या दिख रहा है? ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। ये क्या है हमारा? ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं यहां पे मेंशन कर सकता हूं कि ये मेरा क्या हो गया? ये GOI हो गया। ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट वाली सेल के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकता है। यहां पर ये सेल क्या है? सेल ऑफ राइस प्लांट, जिसके अंदर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो चुका है? यहां पर ट्रांसफर हो चुका है। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट में आया कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां आ गया? इस प्लांट की सेल में आ गया। अब इस प्लांट की सेल का मैं क्या करवाऊंगा? इस प्लांट की सेल का मैं प्लांट टिश्यू कल्चर करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? प्लांट टिश्यू कल्चर कराना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर कराने से मुझे मल्टीपल नंबर में प्लांट मिलेंगे। तो मैंने प्लांट टिश्यू कल्चर करवाया। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू मैंने प्लांट का प्रोपगेशन किया, माइक्रो प्रोपगेशन किया, जिससे मुझे लार्ज क्वांटिटी में मुझे प्लांट मिले। और इन्हीं प्लांट को हम क्या कहते हैं? गोल्डन राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन राइस के प्लांट हैं। और इनसे गोल्डन को मैंने क्या कर लिया? निकाल लिया। तो क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि किस तरह से हम गोल्डन राइस का जो है अचीवमेंट ले सकते हैं? यहां पर मोस्ट आईएमपी है, आपको याद रखना है, ये नीट के हिसाब से पॉइंट है। डैफोडिल नाम के प्लांट से बीटा कैरोटीन नाम का जो है वो जीन आइसोलेट किया गया है और इसको प्लाज्मिड के अंदर जोड़कर उस प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिसके अंदर हमको मॉडिफाई करना है। ये जीएनए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, प्लांट की सेल में जाकर उसके जीनोम के साथ क्या हो गया? इंटीग्रेट हो गया। और जीनोम के साथ इंटीग्रेशन से क्या कर दिया? उसने प्लांट के डीएनए को मॉडिफाई कर दिया और पूरा गोल्डन राइस की सेल बना दी। और उस सेल का हमने प्लांट टिश्यू कल्चर करा के मल्टीपल प्रोडक्शन ले लिया हमने गोल्डन राइस का। तो क्या आपको गोल्डन राइस के डेवलपमेंट की प्रोसेस समझ में आई कि क्या स्टेप होगी? अब इसी डायग्राम को हमको समझने हैं, समझ के हमको क्या करना है? थ्योरेटिकल थोड़ा समझना है। तो चलिए, ये बीटा कैरोटीन जो जीन है हमारा क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है? हमारा
GOI है। तो बीटा कैरोटीन जो जीन है उसको आइसोलेट किया गया, कहां से? नार्सिसस सुडोमोनास से किया गया है। ये प्लांट का नाम है जिसको हमने क्या कहा था, ये आप देख रहे होंगे यहाँ डायग्राम में। अगेन यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर ये प्लांट है जिसको हमने डेफोडिल कहा था। इसी डेफोडिल नाम के प्लांट को नार्सिसस जो सुडोमोना नार्सिसस कहते हैं, इसकी का नाम क्या है? डेफोडिल है। तो ये डेफोडिल क्या है? ये डेफोडिल क्या है? ये डेफोडिल क्या है? ये डेफोडिल क्या है? एक प्लांट है जिसका हमने क्या यूज किया है? डीएनए यूज किया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज किया है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया डेफोडिल। डेफोडिल, ये डेफोडिल हमारा प्लांट है जिसके डीएनए का हमने आइसोलेट किया है। वो कौन सा जीन है? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन जीन इज इंसर्टेड इनटू दी टीआई प्लाज्मिड, जिसको हमने टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। अब टीआई प्लाज्मिड के अंदर जैसे इंसर्ट किया तो अब हमारा जो डीएनए बन गया वो कैसा बन गया? आरडीएनए बन गया। अब इस आरडीएनए को बनने के बाद ये आरडीएनए जो हमने कैसे बनाया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया, जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और इस आरडीएनए को हमने क्या किया? इस आरडीएनए को हमने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? किसके अंदर? राइस, नॉर्मल जो राइस प्लांट था, क्या था? नॉर्मल राइस प्लांट के अंदर हमने क्या कर दिया? उसको ट्रांसफर कर दिया। तो जो हमारा क्या था? होस्ट था। नॉर्मल राइस प्लांट क्या था? हमारे लिए होस्ट था। तो होस्ट के अंदर हमने उस आरडीएनए को ट्रांसफर कर दिया। किसकी हेल्प से किया? बैक्टीरिया की हेल्प से किया। ये बैक्टीरिया कौन है? एक सॉइल बैक्टीरिया है जिसको एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स ट्यूमिफेसियंस कहते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कहते हैं, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया? हमारे आरडीएनए को इंसर्ट कर दिया। अब ये इंसर्टेड जीन क्या हो जाएगा? ये इंसर्टेड जीन प्लांट की सेल के अंदर जो डीएनए है, उसका जीनोम है, उसके अंदर क्या होगा? इंटीग्रेट कर जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेट का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो प्लांट सेल का जो डीएनए था उसके साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया? और ऐसी कंडीशन में ये सेल बन जाएगी ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और ट्रांसफॉर्म सेल ग्रोन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर। अब हम क्या करेंगे? जो ट्रांसफॉर्म सेल है इसको प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या करेंगे? ग्रो करवाएंगे। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर जो है उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? उसको ग्रो करवा रहे हैं। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि यहां पर प्लांट टिश्यू कल्चर से क्या होगा? माइक्रो प्रोपगेशन करवाएंगे, और माइक्रो प्रोपगेशन करवा के हम क्या करेंगे? उसका नंबर बढ़ा देंगे। जो राइट प्लांट्स है उनका नंबर बढ़ाएंगे। तो इस तरह से होल राइस प्लांट डेवलप फ्रॉम दिस सेल्स, और राइस ग्रेन प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, जो कि हमको कैसा दिखेगा? गोल्डन येलो कलर में दिखेगा। तो इसको गोल्डन राइस क्यों कहा गया? गोल्डन राइस में क्या जो जीन है वो इंसर्ट कर दिया गया है, और किस डेफिशिएंसी के लिए इसको बनाया गया है? तो ये बेसिक कंसेप्ट जो है गोल्डन राइस का आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, जहां पर हमने विटामिन ए की डिफिशिएंसी के कारण जो होने वाली बीमारी थी उसका नाम क्या था? नाइट ब्लाइंडनेस। उस नाइट ब्लाइंडनेस को हमने क्या कर दिया? जड़ से खत्म कर दिया। मतलब अब हम इन चावल का आसानी से यूज कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? गोल्डन राइस की वैरायटी के थ्रू हम हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, या फ्यूचर में होने वाली जो प्रॉब्लम है नाइट ब्लाइंडनेस की, उसको हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि गोल्डन राइस क्या है, और गोल्डन राइस का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से किया जाता है। एग्रीकल्चर की फील्ड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है गोल्डन राइस। दूसरा एग्जाम्पल आप देखने वाले हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखने वाले हैं, वो क्या है? बीटी कॉटन। हम किसकी बात करने वाले हैं? बीटी क्रॉप्स की बात करने वाले हैं। अब ये बीटी कॉटन क्या होता है? बीटी क्रॉप क्या होता है? क्यों डेवलप किया गया? और आज प्रेजेंट सिनेरियो में, मतलब आज प्रेजेंट समय में, आज एग्रीकल्चर फार्मर्स जितने भी हैं, इनकी क्यों ये अच्छी चॉइस बन गई है? क्योंकि ये एग्रीकल्चर क्रॉप जिसको हमने बीटी क्रॉप कहा है, इनमें पेस्टिसाइड का यूज कम से कम करना पड़ता है, और ये बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर की फील्ड में सबसे अच्छी देन है। तो ये बीटी क्रॉप क्या है? इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं
प्रॉब्लम की। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने गोल्डन राइस के बारे में देखा कि गोल्डन राइस का जीन यदि नहीं है तो विटामिन ए नहीं होगा, और विटामिन ए नहीं होगा तो उसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो बेसिक वैसे हमारी एग्रीकल्चर की फील्ड में सबसे पहले हम गोल्डन राइस की बात कर रहे हैं कि व्हाई नीड टू डेवलप बीटी कॉटन, बीटी कॉटन को बनाने की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। देखिए, एक इंसेक्ट होता है। अब पहले सबसे डायग्राम में देखिए, देखिए ये आपको यहां पर दिख रहा है कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि कॉटन की बॉल है। ये देख रहे हैं आप, कॉटन की बॉल, यहां तक का जो एरिया है ये कॉटन की बॉल है। कॉटन की बॉल का मतलब ये है कि कॉटन जहां पर लगता है, लगने से पहले उसमें एक बॉल बनती है, लेकिन उस बॉल को क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो हार्म करते हैं, नुकसान कर देते हैं। ये देखिए, ये कीड़े ने क्या किया, इस कॉटन की बॉल जो है, उस कॉटन की बॉल के अंदर क्या कर दिया, एक छोटा सा छेद कर दिया, होल कर दिया, और ये इंसेक्ट मतलब क्या कर रहा है, उसको खा रहा है। तो इसके कारण आपको समझ में आ गया होगा कि जब कॉटन को बनाने वाली बोल में ही होल हो जाएगा और वहां का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, ये कीड़े वो उसको क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, हमारी जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यील्ड जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एक फार्मर का क्या सोच रहेगा, एक फार्मर की क्या थिंकिंग रहेगी कि मुझे यदि क्रॉप का प्रोडक्शन लेना है तो ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा इन कीड़ों को मारने के लिए, तब जाके ये कीड़े मर पाएंगे और मेरी जो बॉल है कॉटन को बनाने की वो सही सुरक्षित रहेगी, तो मैं प्रोडक्शन ज्यादा ले पाऊंगा। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि जितना ज्यादा आप केमिकल का यूज करेंगे उतना ज्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होगा, और यही केमिकल कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए भी रिस्क होगा। तो इसके लिए बनाई गई एक जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, जिसका दूसरा नाम क्या है, हम बीटी क्रॉप कहते हैं। तो यहां पर हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, ये कीड़ा भी मर जाए, ये इंसेक्ट भी मर जाए, और पेस्टिसाइड का यूज भी कम से कम हो पाए। तो ये बात आपको समझना है। तो प्रॉब्लम क्या है, इस इंसेक्ट का नाम है, ये बॉल है, बॉल को इंसेक्ट कौन का क्या नाम है इसका, ये बॉल वॉर्म है। तो ये बॉल वॉर्म क्या करता है, मैं इसको आपको, ये है बॉल वॉर्म। ये बॉल वॉर्म क्या है, एक तरह का इंसेक्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि बॉल को हार्म पहुंचाने वाला ऐसा वॉर्म, कीड़ा जिसको हम बॉलवॉर्म कहते हैं या इंसेक्ट कहते हैं, ये क्या करता है, अटैक करता है किस पर, कॉटन की क्रॉप को। तो देख रहे हैं ये बॉलवॉर्म है, ये बॉलवॉर्म क्या करता है, ये बॉलवॉर्म क्या करता है, ये बॉलवॉर्म ये कॉटन की जो क्रॉप होते हैं उसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो ये बॉलवॉर्म कॉटन की क्रॉप पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और कॉटन की क्रॉप पे जैसे अटैक किया तो ये उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। डैमेज कर देगा इसका मतलब क्या है, क्रॉप डैमेज यदि हो गई तो क्या होगा, यील्ड क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हाई लॉस इन द यील्ड, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब कीड़े ही फसल को खा जाएंगे तो किसान के पास क्या बचेगा, मतलब प्रोडक्शन घट जाएगा। तो फार्मर क्या करते हैं इसके लिए, किसान लोग क्या करते हैं इसके लिए, किसान लोग काम करते हैं कि एग्रीकल्चर की फील्ड में वो कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, केमिकल पेस्टिसाइड से कीड़े मरेंगे लेकिन उसके कारण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इट कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगी जो क्या करेगी फ्यूचर में, और हमारे लिए क्या होगी, रिस्क होगा। इसके कारण हमारा जो हेल्थ है वो भी हेल्थ भी क्या होगा, रिस्क होगा। इसका मतलब क्या है कि ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट तो जनरेट कर ही रहा है, लेकिन हमारे लिए भी वो हेल्थ इश्यूज रिस्पॉन्स करेगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि ये इन्वायरमेंट के लिए भी खतरा है और हमारे लिए भी है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड ने एक ऐसा क्रॉप डेवलप की कॉटन की जिसको पेस्टिसाइड भी कम यूज करना पड़े या नहीं भी यूज करना पड़े और कीड़े भी मर जाए। तो हैंस द डेवलपमेंट ऑफ द पेस्ट रेजिस्टेंस कॉटन प्लांट, जिसको हम बीटी क्रॉप कहते हैं, और ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई गई है, जिसके कारण क्या हुआ गया, इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन। तो अब ये बीटी कॉटन क्या है, किस तरह से बनाई गई है, ये हमको समझना है। देखिए, बीटी कॉटन जिस सॉइल के अंदर ग्रो होता है, जो कपास का पौधा है वो जिस सॉइल के अंदर ग्रो होता है, उस सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये क्या है, ये सॉइल है, ये सॉइल के अंदर क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। तो ये क्या है,
एक सॉइल जो होती है जहां पर कपास का जो पौधा है वो डेवलप होता है, तो सॉइल कंटेन सम बैक्टीरिया। सॉइल जिस मिट्टी में पौधा उग रहा है, कपास का पौधा जो उग रहा है, कॉटन का प्लांट जो उग रहा है, उस सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिलस, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये क्या है? ये बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है? ये बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है जो आपको कहां पर मिलेगा? ये बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस आपको कहां पर मिलेगा? सॉइल के अंदर मिलेगा। तो ये सॉइल है, ये सॉइल के अंदर आप देख रहे हैं, ये बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है। और इस बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से क्या निकाल लिया? डीएनए निकाल लिया। जैसे हमने अभी डेफोडिल से जीन निकाला था, वैसे वैसे इस बैक्टीरिया से क्या निकाल लिया? एक डीएनए निकाल लिया, जिसको हमने क्या कहा? जीन ऑफ इंटरेस्ट कहा। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन है? ये क्राई जीन है। मोस्ट आईएमपी नीट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा जो जीन है, कौन सा जो जीन है वो बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से आइसोलेट किया गया है, उस जीन का नाम क्या है? जो बीटी कॉटन बनाने में हेल्प करता है, तो उस जीन का नाम है क्राइजीन। क्या कहेंगे? क्राइजीन कहेंगे। तो ये क्या है? हमारा क्राइजीन है। ये क्राइजीन क्या करता है? ये क्राइजीन एक डीएनए है। ये डीएनए से आरएनए बनाएगा और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो पॉइजनस प्रोटीन है। ये पॉइजनस प्रोटीन यदि किसी इंसेक्ट के अंदर चले जाए तो उसको मार देगा। तो आप बात समझ पा रहे हैं कि एक बैक्टीरिया की बॉडी से हमने उसके डीएनए को निकाला और वो डीएनए से हमने क्या बनाया? बीटी प्रोटीन बनाया, टॉक्सिन प्रोटीन बनाया, टॉक्सिक प्रोटीन। ये टॉक्सिन प्रोटीन है। इस टॉक्सिन प्रोटीन को यदि कोई इंसेक्ट इंजेक्ट कर गया तो ये इंजेक्ट जो लाइव था, जो जिंदा था, उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि एक बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा जीन है जो जहर पैदा कर रहा है। वो जहर कौन है? टॉक्सिक प्रोटीन है। ये टॉक्सिक प्रोटीन एक बैक्टीरिया पैदा कर रहा है। यदि ये टॉक्सिक प्रोटीन इंसेक्ट के अंदर, जिसको बॉलवर्म कहते हैं, उसके अंदर चले जाए तो ये बॉलवर्म क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो हमको पेस्टिसाइड भी छिड़कना नहीं पड़ेगा और ये कीड़ा भी आसानी से मर जाएगा, हमारा फसल का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के इस बैक्टीरिया के डीएनए को मैं निकाल लूं, ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प थ्रू से। तो ये क्राइजीन मैंने निकाल लिया और प्लांट के अंदर डाल दिया। अब ये प्लांट क्या करेगा? इसी जहर को प्रोड्यूस करेगा। तो जो भी कीड़ा इस प्लांट को खाने जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो कुल मिला के बैक्टीरिया हैव क्राइजीन। बैक्टीरिया के अंदर क्या है? क्राइजीन है। ये आपको पता होना चाहिए। तो क्राइजीन मोस्ट आईएमपी जो बैक्टीरिया है जिसका नाम बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, एक सॉइल बैक्टीरिया है। इस सॉइल बैक्टीरिया के अंदर एक जीन है जिसको हम क्राइजीन कहते हैं। ये क्राइजीन प्रेजेंट होता है कहां पर? उसके जीनोम के अंदर। चलिए, तो ये क्राइजीन क्या करता है? कोड करता है। कोड करता है किसको? ये कोड करता है डेल्टा, डेल्टा, या मैं लिख सकता हूं डेल्टा इंडोटॉक्सिन को। ये डेल्टा इंडोटॉक्सिन। ये डेल्टा इंडोटॉक्सिन क्या है? बीटी टॉक्सिन है। ये क्या है? बीटी टॉक्सिन है, या आप इसको बीटी प्रोटीन भी कह सकते हो, बीटी टॉक्सिन कह सकते हो, बीटा टॉक्सिन कह सकते हो, या इंडोटॉक्सिन कह सकते हो। ये पॉइजनस होता है। तो ये जीन क्या कोड करता है? इंडोटॉक्सिन को क्या करता है? कोड करता है, या बोल सकता है बीटी टॉक्सिन को कोड करता है। अब ये बात आपको याद रखना है कि ये क्राइजीन से बनने वाला जो इंडोटॉक्सिन होता है वो कैसा होता है? ये प्रोटॉक्सिन कैसा होता है? इंडोटॉक्सिन जो है वो कैसा होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये प्रोटॉक्सिन जो है वो कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। मोस्ट आईएमपी आपको समझना है, ध्यान से समझना है किस तरह से बीटी कॉटन का डेवलपमेंट किया गया। तो सबसे पहले सॉइल ली। सॉइल के अंदर क्या मिला? बैक्टीरिया मिला। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है। इस बैक्टीरिया में क्या होता है? एक जीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्राइजीन कहते हैं। ये क्राइजीन क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है जो कैसा है? टॉक्सिक प्रोटीन है। टॉक्सिक प्रोटीन का मतलब क्या है? बीटी प्रोटीन है, या कह सकते हैं हम प्रोटॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन कह सकते हैं, या डेल्टा इंडोटॉक्सिन कह सकते हैं। सभी नाम एक ही प्रोटीन के हैं। कुल मिला के ये पॉइजनस प्रोटीन है। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये कहां पर बन रहा है? ये विद इन द बैक्टीरिया बन रहा है। ये मोस्ट टाइम पे ये कहां बन रहा है? बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है। अब जब इस प्रोटीन को, ये व्हेन दिस प्रोटीन इंजेस्टेड,
ये कहाँ चले जाए, ये कोई इंसेक्ट उसको खा जाए या उसकी बॉडी के अंदर चले जाए, तो ये बॉडी के अंदर जो इनएक्टिव था, ये इनएक्टिव जो नाम का जो प्रोटीन था वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब मैं कुल मिला के आपको क्या कह रहा हूं कि जो इनएक्टिव जो प्रोटीन था गेट्स एक्टिवेट, क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि जो इनएक्टिव प्रोटीन जो बैक्टीरिया के अंदर बना वो अब क्या हो जाएगा, इंसेक्ट के अंदर एक्टिव हो जाएगा, और ड्यू टू एक्टिवनेस ऑफ दिस प्रोटीन, ड्यू टू द इंडोटॉक्सिन, ये क्या है, इंडोटॉक्सिन है। तो आप समझ पा रहे हैं व्हेन द प्रोटीन इज इंजेक्टेड बाय द इंसेक्ट, इनएक्टिव प्रोटीन गेट्स एक्टिवेट ड्यू टू एल्कलाइन पीएच, मोस्ट आईएमपी, एल्कलाइन पीएच। अब ये एल्कलाइन पीएच क्या है, देखिए बेटा मैं आपको बताऊं कि ये जीन कहां पर है, बैक्टीरिया के अंदर है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस है। तो ये जहर बनाने वाला जीन इस बैक्टीरिया के अंदर है, तो ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार पा रहा है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर एल्कलाइन पीएच नहीं होता है। एल्कलाइन पीएच नहीं होने के कारण ये हमेशा उस बैक्टीरिया के अंदर कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। लेकिन यदि इसी इनएक्टिव प्रोटीन को ये कौन इंजेक्ट कर ले, ये इंसेक्ट के अंदर चले जाए, इंसेक्ट के गट के अंदर चले जाए, तो इंसेक्ट के गट के अंदर जो होता है वो एल्कलाइन पीएच होता है। ये इंसेक्ट का जो गट है जिसको मिडगट कहते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मिडगट की बात कर रहे हैं। तो मिडगट में चले जाए तो वहां पर कैसा पीएच होता है, एल्कलाइन पीएच होता है। और एल्कलाइन पीएच पर ये इनएक्टिव जो होता है वो कैसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने से क्या होगा, गट के अंदर जो इंडोथीलियम सेल हैं उनको बस्ट कर देता है, रप्चर कर देता है, जिससे उस इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो एक्टिव क्राइजीन ये एक्टिव हो चुका है, किसके कारण एक्टिव हुआ, एल्कलाइन पीएच के कारण एक्टिव हुआ। तो एक्टिव क्राइजीन कॉज क्या करेगा, एक्टिव एल्कलाइन जीन, एक्टिव जो प्रोटीन है, एक्टिव जो हमारा प्रोटॉक्सिन जो है वो एक्टिव हो चुका है, ये क्या करेगा, ये करेगा लाइसिस ऑफ किसका, गट सेल, लाइसिस ऑफ गट सेल। जो गट की सेल है उनको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। गट की जो सेल है उस गट की सेल को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, जिसके कारण क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट ये मिलेगा कि हमारा जिसको इंसेक्ट था जो कॉटन को हार्म कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या आपको समझ में आया कि आपने एक बैक्टीरिया से एक क्राइजीन निकाला, उस क्राइजीन को आपने क्या किया, उस क्राइजीन जो कैसा था, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन था, इंडोटॉक्सिन था, उस प्रोटॉक्सिन को क्या कर दिया, इंसेक्ट ने अपनी बॉडी के अंदर खा लिया, इंजेक्ट कर लिया, और वहां पर एल्कलाइन पीएच होने के कारण क्या हो गया, वो एक्टिव हो गया, और उसके कारण उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो देखिए चलिए हम डायग्रामेटिक थ्रू समझते हैं। ये हमारा बैक्टीरिया है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, हमारा बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। ये सॉइल बैक्टीरिया, ये कैसा बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया। तो मैंने ये कहां मिलेगा हमको, ये सॉइल बैक्टीरिया है। चलिए ये है सॉइल बैक्टीरिया जहां कॉटन का प्लांट ग्रो होता है। तो ये सॉइल बैक्टीरिया है। इस सॉइल बैक्टीरिया के अंदर आप देख रहे हैं एक जीन है, इस जीन को मैंने निकाल लिया जिसका नाम क्या है, क्राइजीन। ये मैंने क्या कर लिया, ये क्राइजीन मैंने निकाल लिया, ये है क्राइजीन, ये है क्राइजीन। इस क्राइजीन को मैंने इस टाइप से भी बताया। तो ये क्राइजीन है, ये क्या है, टीआई प्लाज्मिड है। और आपको पता होना चाहिए कि टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए होता है। तो मैंने क्या किया, इस टीडीएनए को निकाल दिया और निकाल के काट के फेंक दिया। आप बात समझ पा रहे हैं, मैंने टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए को निकाल दिया है। नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट लेक्चर देखना है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में मैंने बताया है कि एक प्लाज्मिड के अंदर जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, इस टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए को मैंने काट के निकाल के फेंक दिया। अब इसकी जगह मैंने क्या ऐड कर दिया, इसकी जगह मैंने ऐड कर दिया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। वो कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्राइजीन कहते हैं। ये क्राइजीन आके मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये मेरा आरडीएनए बन गया। इस आरडीएनए को अगेन मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किस बैक्टीरिया के अंदर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस के अंदर क्या कर दिया, ये इंसर्ट कर दिया। और इस इंसर्ट करने के बाद इस बैक्टीरिया को किस में ट्रांसफर कर दिया, मैंने प्लांट के अंदर। ये कौन सा प्लांट है, नॉर्मल कॉटन प्लांट है, जिसको इंसेक्ट जो बोलवर्म है वो हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्लांट के अंदर मैंने डाल दिया। तो प्लांट के अंदर क्या करेगा,
तो आपको मैंने अभी गोल्डन राइस में बताया था कि हमने जो जीन था वो कहां से लिया, डेफोडिल प्लांट से लिया, और वो गोल्डन राइस के प्लांट के सेल में जाके डीएनए से जुड़ जाएगा। तो वैसे कि वैसे यहां पर भी क्या होगा कि ये जो क्राई जीन है, ये क्राई जीन है, ये हमारा जो क्राई जीन वाला डीएनए है, ये डीएनए प्लांट की सेल में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये प्लांट की सेल, देखिए ये हमारा क्राइजीन है, और क्राइजीन कहां जुड़ चुका है, प्लांट की सेल के अंदर जुड़ चुका है। क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? तो ये क्राई जो जीन है, ये क्राई जो जीन है, ये प्लांट की सेल के अंदर क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्राई जो जीन है, ये है हमारा क्राई जीन। ये क्राई जीन क्या हो चुका है, प्लांट की सेल के अंदर जाके ये इंटीग्रेट हो चुका है। और ये प्लांट जो अब बना है, जिसके अंदर ये डीएनए जा चुका है, इसको हम बीटी कॉटन प्लांट कहते हैं। कैसा प्लांट कहते हैं? बीटी कॉटन। इसका मतलब इसके डीएनए को हमने चेंज कर दिया है। तो क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया कि एक ऐसा प्लांट जिसका डीएनए नॉर्मल था, ये नॉर्मल डीएनए है, इसके डीएनए में हमने क्या ऐड कर दिया, क्राइजीन ऐड कर दिया। ये क्राइजीन कहां से आया, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से आया। तो इस बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस के डीएनए को हमने प्लांट के डीएनए में जोड़ दिया। तो ये प्लांट कैसा प्लांट बन गया, ये बीटी कॉटन प्लांट बन गया। इसका मतलब ये प्लांट अब क्या प्रोड्यूस करेगा, बीटा टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। कैसा टॉक्सिन? ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, या बोल सकते हो पॉइजन क्रिएट करेगा। ये पॉइजन कैसा होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। इसका मतलब कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? इस प्लांट के अंदर जो जहर बना है, जिसको हमने प्रोटॉक्सिन कहा, पॉइजन कहा, ये पॉइजन कैसा है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, इनसॉल्यूबल फॉर्म में। जैसे ही प्लांट को कोई इंसेक्ट, बोलवॉर्म, ये कौन है, ये बोलवॉर्म है। तो ये बोलवॉर्म क्या करेगा, ये बोलवॉर्म क्या करेगा, ये बोलवॉर्म जैसे ही इस प्लांट को खाएगा, तो इस प्लांट के अंदर से जो प्रोटॉक्सिन था, इसके कहां चले जाएगा, गट के अंदर चले जाएगा। और गट के अंदर क्या होता है, एल्कलाइन पीएच होता है। कैसा पीएच होता है, एल्कलाइन पीएच होता है। कहां पर, गट के अंदर कैसा पीएच होता है, एल्कलाइन पीएच होता है। और एल्कलाइन पीएच के कारण इस इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और डेथ होने के कारण हमारा जो नया प्लांट बनेगा वो कैसा प्लांट है, बीटी कॉटन है, जिसकी बॉल है वो टोटल तरीके से एक फ्लावर के अंदर क्या होगी, डेवलप होगी। तो इसी क्रॉप को कहते हैं बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन का क्या बेनिफिट है, इसमें इंसेक्ट को प्लांट खुद मार रहा है, क्योंकि प्लांट की बॉडी में ही क्रिस्टलाइन इनसॉल्युबल फॉर्म में बन रहा है। ये प्रोटॉक्सिन है, ये जहर बन रहा है, प्लांट को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इस प्लांट को खाएगा, तो ये प्लांट के आंत में जाके, गट में जाके एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एल्कलाइन पीएच होता है। और एल्कलाइन पीएच के कारण, उस प्लांट के कारण ये डेथ हो जाएगी इस इंसेक्ट की, और हमारा जो प्लांट है वो सुरक्षित रहेगा। और इसके कारण क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ पाएगा। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बीटी कॉटन, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बीटी कॉटन सबसे ज्यादा फेमस, और आज प्रेजेंट सिनेरियो में हर किसान की एक चॉइस है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम होता है। और दूसरी बात, पेस्टिसाइड का जो है यूज कम करना पड़ता है। बार बार किसानों को पेस्टिसाइड लाने की जरूरत नहीं होती है, नहीं इसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, बीटी कॉटन का कंसेप्ट समझ में आया? चलिए एक बात थोड़ा और समझते हैं। ये है हमारा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का मतलब ये हुआ जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉक्सिन है। ये क्या है, प्रोटॉक्सिन है। या हम बोल सकते हैं ये कैसा है, हमारा पॉइजन है। ये प्रोटॉक्सिन कैसा फॉर्म में है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब कैसा हो गया, ये इनसॉल्युबल है। कैसा है, इनसॉल्युबल है। ये किसके अंदर है, ये प्लांट के अंदर। जैसे मान लो ये है बोलवो, ये है बॉल, ये प्लांट की क्या है, बॉल है। तो इस बॉल को कौन खा गया, बोलवॉर्म। ये कौन है, बोलवॉर्म है। तो ये बॉल वॉर्म इंसेक्ट, उस बॉल के अंदर कीड़ा जो है लग चुका है। लेकिन मैंने क्या आपको बताया, ये बीटी कॉटन है, जिसके अंदर क्राइजीन क्या है, ऐड कर दिया गया है। जिसके अंदर क्राइजीन क्या है, एडेड है। तो जैसे ही ये इंसेक्ट उसको खाएगा, तो ये इंसेक्ट की जो आंत है वहां पर ये चले जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर जैसे ही इसने प्लांट को खाया, प्लांट की बोल को खाया, तो ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट की मैंने गट को बताया, ये क्या है,
इंसेक्ट की गट है, तो इंसेक्ट की गट में कौन चले गया, ये आपको दिख रहा है, ये है प्रोटॉक्सिन। ये क्या है, प्रोटॉक्सिन। कैसा प्रोटॉक्सिन, क्रिस्टलाइन प्रोटॉक्सिन। जो कि क्रिस्टलाइन प्रोटॉक्सिन कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे ही कॉटन क्रॉप को इंसेक्ट बोलवार्म ने खाया, बोलवार्म ने जैसे ही खाया उसकी बॉडी में गया, तो वो क्रिस्टलाइन प्रोटॉक्सिन जो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही उसकी गट में गया, तो गट के अंदर, गट में क्या होगा, गट में क्या होगा, ये इंसेक्ट की जो गट होती है, उस गट में आपको पता है जो होता है वो क्या होता है, एल्कलाइन, एल्कलाइन पीएच होता है। क्या होता है गट के अंदर, गट के अंदर क्या होगा, एल्कलाइन पीएच इन गट। इंसेक्ट की गट के अंदर क्या होगा, एल्कलाइन पीएच होगा। और इसी एल्कलाइन पीएच के कारण ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटॉक्सिन था, ये कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्युबल टॉक्सिन का मतलब कैसा हो गया, ये एक्टिव हो गया। कैसा हो गया, एक्टिव हो गया। जैसे ही ये एक्टिव हुआ, तो जो जो सेल जो सेल का जो मतलब ऑर्गेनिज्म जो है, जो बोलवॉर्म है, उसकी जो गट है, गट में क्या होगा, ये होल बन जाएंगे। गट के अंदर क्या बन गए, होल बन गए, छोटे छोटे पोर्स बन गए। और जिसके कारण क्या हो जाएगा, वहां से वाटर लीकेज हो जाएगा। और वाटर लीकेज होने के कारण जिस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब इस कीड़े की डेथ हो गई, तो अब हमारे पास एक सुरक्षित प्लांट आ गया। ये सुरक्षित प्लांट कौन सा है, जिसमें कॉटन का प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। ये व्हाइट कलर से दिख रहे हैं, ये कॉटन है। तो ये बोलवॉर्म के मैच्योरेशन के बाद बना है। ये बाद में कब, जब इंसेक्ट नहीं लगा, तो ये कॉटन बन गया हमारा। तो इस तरह से इसको कहते हैं बीटी कॉटन। तो यहां से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरह से वो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन यदि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, बेटर है, तो एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की बेहतरीन चॉइस है, ये है बीटी कॉटन। तो आपको समझ में आया होगा कि बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस नाम का जो बैक्टीरिया है, ये बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, क्राइजीन होता है। क्या होता है, क्राइजीन होता है। ये क्राइजीन क्या करता है, कोट करता है बीटी टॉक्सिन को, जो कि इनसॉल्युबल होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। मोस्ट टाइम पे इनएक्टिव फॉर्म कैसा होता है, प्रोटॉक्सिन। जो प्रोटॉक्सिन होता है कैसा होता है, बीटी टॉक्सिन बोल सकते हो, प्रोटॉक्सिन बोल सकते हो। बीटी टॉक्सिन को ही आप क्या बोल सकते हो, प्रोटॉक्सिन कह सकते हो। ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, और कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आप ये क्राइजीन क्या होता, क्राइजीन क्या किया जाएगा, क्राइजीन को आइसोलेट किया जाएगा। हमने क्या किया, क्राइजीन को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद इंसर्ट किया जाएगा। कहां पर इंसर्ट किया जाएगा, टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या कर दिया गया, उसको इंसर्ट कर दिया गया। और टीआई प्लाज्मिड में जैसे इंसर्ट किया, तो हमारा जो प्लाज्मिड है वो कैसा बन गया, ये प्लाज्मिड हमारा आरडीएनए बन गया। तो कुल मिला के आपको समझ में आया होगा कि ये जो हमारा, जो हमने क्राइजीन आइसोलेट किया है, इसको टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, तो आरडीएनए बन गया। अब ये आरडीएनए को हम क्या कराएंगे, ट्रांसफर कराएंगे। कहां पर, प्लांट के अंदर। किस प्लांट के अंदर, बीटी या कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले प्लांट के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आरडीएनए ट्रांसफर इनटू दी बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। उस बैक्टीरिया का क्या, वो बैक्टीरिया का कौन सा होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस होगा। ये कौन सा होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नाम का बैक्टीरिया होगा। ये आप समझ पा रहे होंगे। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया उस जीन को ट्रांसफर कर देगा। किसमें ट्रांसफर कर देगा, कॉटन के प्लांट में। आप गोल्डन राइस में भी हमने यही प्रोसेस पढ़ी है, सेम टू सेम प्रोसेस है, लेकिन यहां पर कंसेप्ट थोड़ा अलग है। तो हमने क्या किया, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से क्राइजीन निकाला, क्राइजीन को हमने आइसोलेट कर लिया, टीआई प्लाज्मिड मेट किया, तो हमारा आरडीएनए बन गया। अब इस आरडीएनए को हमने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस में जैसे ट्रांसफर किया, तो ये कॉटन प्लांट के सेल के अंदर जीन जो है इंटीग्रेट हो गया। क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। अब ये इंटीग्रेट का मतलब क्या है, ये प्लांट के जीनोम के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। प्लांट के जीनोम के साथ जुड़ गया। ये आप डायग्राम में आप समझ गए होंगे। तो यहां पर मैंने आपको अभी जो डायग्राम बताया था कि ये क्राइजीन है और ये प्लांट का डीएनए है, तो यहां पर ये प्लांट के डीएनए में जाके जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया है। ये क्या पर मेंशन कर सकता हूं, यहां पर इंटीग्रेट
क्राइजीन इनटू प्लांट जीनोम, प्लांट के जीनोम में क्या हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। तो क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि जो क्राइजीन है वो प्लांट के जीनोम में क्या हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। और इंटीग्रेट हो जाने से क्या होगा, प्लांट डेवलप इनटू बीटी कॉटन। ये जो प्लांट डेवलप होगा वो कैसा होगा, बीटी कॉटन होगा और प्रोड्यूस इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन को क्या करेगा, डेवलप करेगा। बीटी टॉक्सिन को क्या करेगा, डेवलप करेगा, जो कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, जो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है, जो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है। और दूसरा कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है। ये बातें आपको याद रखना है, कहीं से भी वो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। ये इंसेक्ट जैसे ही इसको खाएगा, इस प्लांट को, तो क्या होगा, प्लांट के बॉडी के अंदर क्या होगा, गट में एल्कलाइन पीएच होगा। कैसा पीएच होगा, एल्कलाइन पीएच होगा। कहां पर, मिड गट के अंदर, जिसके कारण ये कैसा हो जाएगा, प्रोटॉक्सिन, ये एक्टिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्टिव प्रोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिड एल्कलाइन पीएच इन मिडगट, ये प्रोटॉक्सिन कैसा होगा, एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्टिव टॉक्सिन के अंदर यदि कन्वर्ट हो गया तो किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा। और ये से जो इंसेक्ट है उसके अंदर क्या करेगा, आंत के अंदर जाके पोर का फॉर्मेशन कर देगा। पोर फॉर्मेशन इन इपिथीलियम मिडगट, जो उसकी इपिथीलियम मिडगट थी उसके अंदर होल कर देगा, जिसके अंदर क्या होगा, सेल की लाइसिस हो जाएगी और उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है किसका, बेसिक कंसेप्ट है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी में बीटी कॉटन का। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब डेवलपमेंट ऑफ बीटी कॉटन में जहां पर हम बात कर रहे हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया कि बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से जीन निकाला और प्लांट के अंदर डाल कर दिया। तो क्या सभी कीड़े मर जाएंगे, क्या सभी इंसेक्ट मर जाएंगे, नहीं। इसका मतलब यह है कि यह जीन केवल स्पेसिफिक टारगेट के लिए बनाया गया है। कुल मिला के मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो क्राइजीन है ये स्पेसिफिसिटी को शो करता है। इसका मतलब क्राइजीन क्या है, ये क्राइजीन जो होते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। अब ये स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब क्या करते हैं कि ये सभी को नुकसान नहीं करेंगे, ये केवल जिस ऑर्गेनिज्म को मारना है, जैसे बोलवर्म को मारना है तो केवल उसी के लिए काम करेंगे। तो कुल मिला के आपको समझ में आया। तो क्राइजीन स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि क्राइजीन वाले जितने भी मतलब बीटी कॉटन जो है वो केवल उसी क्रॉप के लिए बनाया गया जो उसको हार्म कर रहा है, जैसे बोलवर्म। तो ये बात आप समझ में गई। एक्ट ओनली, ये क्या लिख रहा है, एक्ट ओनली सिलेक्टेड इंसेक्ट। इलेक्ट्रिक इंसेक्ट मतलब कौन हो गया, बोलवर्म हो गया, या बोलवर्म जैसा जो इंसेक्ट है जो कॉटन क्रॉप को हार्म करता है उसके लिए हो गया। चलिए ईच क्राई प्रोटीन, ये क्या लिख रहा है, ईच क्राई प्रोटीन टारगेट्स अ पर्टिकुलर इंसेक्ट ऑफ ग्रुप, पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही करेगा। डू नॉट किल ऑल इंसेक्ट, हर इंसेक्ट को किल नहीं करेगा। तो ये मतलब क्या हुआ, सेफ फॉर नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिसको मारना चाहते हैं वो तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन साथ में वो ऑर्गेनिज्म भी मर गया जिसको हमको नहीं मारना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है या प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म को मारना चाहते हैं केवल वही ऑर्गेनिज्म मरना चाहिए, दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं मरना चाहिए। तो क्या आपको यह कंसेप्ट समझ में आया। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन क्या है और बीटी कॉटन की हेल्प से हम किस तरह से कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए मोस्ट आईएमपी ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट आईएमपी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आईएमपी बेटा, कैसे आईएमपी है। चलिए क्राइजीन मैंने अभी बताया कि ये बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से बनता है, चलिए वहां से मिला। क्राइजीन अलग अलग टाइप के होते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं क्राइजीन 1AB है। ये क्राइजीन क्या है, क्राइजीन 1AB है, ये आपको याद रखना है। तो क्राइजीन 1 मोस्ट टाइम पे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। क्राइजीन 1AB जो है वो केवल किस इंसेक्ट को मारता है, उसका नाम है कोर्न बोरर। ये कोर्न बोरर कौन होता है, कॉर्न के अंदर जो होल करने वाले जो इंसेक्ट है उन्हीं के लिए मारता है। तो यदि आपको
कॉर्न के अंदर जो बोर करने वाला इंसेक्ट है उसी को मारना है, तो आपको कौन सा जीन यूज करना पड़ेगा? क्राइजीन एबी यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी एक जीन है जिसका नाम है क्राइजीन सेकंड एबी। ये फर्स्ट एबी था, ये सेकंड एबी है, ध्यान रखना है। फर्स्ट एबी क्राइजीन फर्स्ट एबी किसको मारता है? क्राइजीन फर्स्ट एबी मारता है किसको? किसके लिए बनाया गया है? कॉर्न बोरर के लिए बनाया गया है। जबकि क्राइजीन सेकंड एबी के साथ होता है क्राइजीन सेकंड एबी के साथ होता है क्राइजीन फर्स्ट एसी। ये फर्स्ट एबी है, ये सेकंड एबी है, और इस सेकंड एबी के साथ होता है फर्स्ट एसी। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? बोलवॉर्म को मारते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कौन सा आएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो हो सकता है या कौन सा जीन जो होता है बोलवॉर्म को मारने के लिए होता है? तो क्राइजीन सेकंड एबी एंड क्राइजीन 1 एसी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है बोलवॉर्म के लिए होता है, जबकि कॉर्न बोरर के लिए होता है क्राइजीन फर्स्ट एबी। तो क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि किस तरह से ये काम करता है? चलिए दूसरी तरफ बात करते हैं कि ये बीटी टॉक्सिन जो है, ये बीटी टॉक्सिन जो हमने बनाया है, जहर जो बनाया है, ये इफेक्टिव होता है मल्टीपल आर्थ्रोपोड्स के लिए। कई सारे इंसेक्ट जो हैं ये कॉटन क्रॉप को हार्म करते हैं। तो मोस्ट ऑफ किन कीड़ों के लिए, किन इंसेक्ट को मारने के लिए बनाया गया है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एक पहली है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा के अंदर क्या आता है? दो ऐसी स्पीसीज आती है, आप देख रहे हैं ये लेपिडोप्टेरा है जिसके अंदर आर्मी वॉर्म और टोबैको बड वॉर्म। आर्मी वॉर्म, ये है आर्मी वॉर्म, ये है आर्मी वॉर्म, और ये है टोबैको बड वॉर्म। ये दोनों जो है लेपिडोरा के नाम इनका इंक्लूडिंग आता है। मतलब लेपिडोप्टेरा जो होता है उसके अंदर टोबैको बड वॉर्म और आर्मी वॉर्म जो होता है। दूसरा बात है कोलिप्टेरा की बात करें, इसके अंदर आएगा बिटलेस जो है वो आएगा। तो कोलिप्टेरा के अंदर ये आप देख रहे हैं ये रेड कलर का जो इंसेक्ट है ये क्या है? ये बिटलेस है जो क्या करता है? कॉटन क्रॉप को हमें हार्मफुल करता है। इसके अलावा डिप्थेरा मतलब की बात करें, यहां पर डाई आ रहा है, तो डाई का मतलब आपको दो याद रखना है, फ्लाइज मक्खियां और मॉस्किटो मच्छर। मक्खियों और मच्छर के लिए, तो आप ये देख रहे हैं मक्खियों के लिए और मच्छर के लिए जो स्पीसीज है जिसको हम डिप्थेरेंस कहते हैं, इसके लिए भी ये प्रोटॉक्सिन जो है, बीटी टॉक्सिन जो है काम करता है। तो कुल मिला के यदि कॉटन क्रॉप के अंदर यदि बीटी जो जीन है उनको इंसर्ट कर दिया जाए तो इससे इन इंसेक्ट से, चाहे मॉस्किटो हो, फ्लाइस हो, या कोलिप्टेरेंस हो, या लेपिडोरेंस हो, ये इन सबसे हम क्या कर सकते हैं? इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? तो यहां पर एक वर्ड आपको याद रखना है। ये वर्ड जो है गोल्डन राइस से रिलेटेड है। ये क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन मुझे गोल्डन राइस में एक्चुअली बताना था, क्योंकि हमने क्या किया गोल्डन राइस में कि जिसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाली जो क्रॉप थी, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं था, सॉरी, ऐसी क्रॉप जिसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उसमें हमने जेनेटिकल मॉडिफाइड यूज करके बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसके डीएनए को छेड़खानी करके हमने उसके डीएनए को इंप्रूव किया और उसमें विटामिन ए की कमी को कंप्लीट कर दिया, तो अब वो गोल्डन राइस बन गया। तो यहां पर बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड क्रॉप। हमने क्या कर दिया जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से? उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी को मॉडिफाई कर दिया है और इंक्रीज कर दिया है बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसके कारण विटामिन, चाहे तो विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स की क्वालिटी को आप क्या कह सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम क्या? बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन, ये मोस्ट टाइम पे याद रखना। यहां पर बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? क्रॉप के अंदर क्या इंक्रीज करना? न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इनहेंस करना क्या कहलाता है? बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। चलिए, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की फील्ड में आपने बीटी कॉटन के बारे में समझा और गोल्डन राइस के बारे में समझा। आई थिंक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए होंगे। आज जो है अब जो है इन्हीं कंसेप्ट के आधार पर एनसीईआरटी को समझते हैं। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस है कहां पर? कुछ एप्लीकेशंस है एग्रीकल्चर में, ये हमने स्टडी किया है। क्या स्टडी किया है? प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। हमने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में किया है जो क्या करते हैं? विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड।
यूज, हम बिल्कुल समझ गए। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना लेंगे तो हम पेस्टिसाइड का यूज क्या कर लेंगे, जैसे बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को आप पेस्टिसाइड यूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट खुद ही अपने अंदर क्या कर रहा है, जहर बना रहा है, पॉइजन बना रहा है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, जिसको हम बीटी कहते हैं शॉर्ट में। तो बीटी टॉक्सिन जीन, ये बीटी टॉक्सिन जो जीन है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हैज बीन क्लोन्ड। द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर हमने उसको क्या कर दिया, क्लोन कर दिया, और उसका क्या किया, एक्सप्रेशन इन प्लांट टू प्रोवाइड, प्लांट के अंदर उसका एक्सप्रेशन लिया, जिसके कारण उसके अंदर रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, बिना इंसेक्टिसाइड के हम उस प्लांट के अंदर टॉक्सिक बना पाए, जिससे कीड़े जो हैं वो आसानी से मर गए, और हमको पेस्टिसाइड का यूज भी नहीं करना। अफेक्ट ऑफ क्रिएशन या क्रिएटेड बायो पेस्टिसाइड, एग्जाम्पल के लिए बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पटेटो, और इसके अलावा जो है सोयाबीन, ऐसे कई सारे जो है हाइब्रिड, हाइब्रिड नहीं, बीटी कॉटन जो है, जो बीटी कॉटन के जैसे जो क्रॉप हैं, इनको डेवलप किया गया है। तो ये एग्जांपल भी आपको याद रखना है जिन पर पेस्टिसाइड का जो यूज है कम से कम होता है। तो बीटी कॉटन क्या होगा, सम स्ट्रेन ऑफ बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है क्या, प्रोटीन को। वो प्रोटीन क्या करती है, किल करती है सर्टेन इंसेक्ट को। जैसे लेपिडोप्टेरेंस में कौन आता है, टोबैको बडवर्म आता है, और अर्मीवर्म आता है, जो आपको अभी मैंने बताया। कोलेप्टेरेंस के अंदर क्या आएगा, बिटलेस आएगी, है ना, ये याद रखना है आपको। डिप्थेरेन के अंदर डाई मतलब दो आएंगे, फ्लाइस और मॉस्किटो आएगा, ये याद रखना है। बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस जो बैक्टीरिया होता है, वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जो इनसॉल्युबल होता है, और पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ, ये कुछ समय के लिए बनाता है। और ये क्रिस्टलाइन जो है, ये कैसा है, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। इंसेक्टिसाइडल का प्रोटीन मतलब इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन है। जब इंसेक्ट को खुद ही मार देगा प्लांट, तो बाहर से पेस्टिसाइड छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। सो व्हाई दिस टॉक्सिन नॉट किल्ड बेसिलस एक्चुअली, ये आपको समझना है कि जो जो बैक्टीरिया जो इस पॉइजन को बना रहा है, वो खुद क्यों नहीं मरता, क्योंकि आपको मैंने बताया कि उसके अंदर एल्कलाइन पीएच नहीं है। जो इसको खाएगा उसकी गट के अंदर एल्कलाइन पीएच है, जो कि बोलवॉर्म है। तो ये आपको समझ में आया। एक्चुअली बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स, किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है। जैसे ही ये इंजेस्ट किया जाएगा इंसेक्ट के द्वारा, तो ये इनएक्टिव जो टॉक्सिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक्टिव फॉर्म के अंदर। और जैसे ही एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि वहां पर एल्कलाइन पीएच है गट के अंदर, उसकी आंत के अंदर एल्कलाइन पीएच है, जो क्या होता है, सोल्यूबलाइज हो जाता है द क्रिस्टल। ये क्रिस्टल फॉर्म जो होते हैं सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, और एक्टिवेटेड जो टॉक्सिक है वो बाइंड कर जाता है सरफेस ऑफ मिडगट इपिथेलियम सेल, जो उसकी आंत की मिडगट की इपिथेलियम सेल्स जो है उससे बाइंड कर जाता है। और जैसे ही बाइंड किया, तो उसकी मिडगट की जो इपिथेलियम सेल है उनके अंदर पोर बना देता है, जिसके कारण उनकी सेल स्वेलिंग हो जाती है, सेल की लाइसिस हो जाती है, सेल टूट जाती है, और उसके कारण उस इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जो कीड़ा आसानी से वो इंसेक्ट जो है मर चुका है। चलिए, बीटी स्पेसिफिक टॉक्सिक जीन्स जो होते हैं वो क्या है, आइसोलेटेड फ्रॉम दी बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू दी सेवरल क्रॉप प्लांट्स। जैसे कॉटन की बारे में बात की, तो कॉटन के अंदर क्या कर दिया गया, उनको ऐड कर दिया। इसका मतलब यह है चॉइस ऑफ जीन, जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड ऑन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। मैंने बताया था कि क्राई जीन, हमारे पास क्राई जीन 1AB भी होता है, 2AB भी है, और एसीबी है, 1ACB है। तो मैंने ये बताया था कि 1AB जो होता है वो केवल कॉर बोरर को मारता है, जबकि सेकंड AB और उसके साथ में फर्स्ट AB जो है किसको किल करेगा, वो किसको किल करेगा, वो बोलवर्म को किल करेगा। तो एज द मोस्ट बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप स्पीसीज होता है, ये मैंने कैसे बताया, स्पीसीज सबको नहीं मारेगा। बीटी क्राक जो कॉटन है वो सब इंसेक्ट को नहीं मारेगा, वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। सो बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन, कौन सा जीन है, क्राई फर्स्ट एसी। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्राई फर्स्ट एसी और इसके साथ क्राई सेकंड एबी है, ये आपको याद रखना है। सो दीज आर नंबर ऑफ द एम, द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन क्राई एसी एंड क्राई एबी कंट्रोल दी बोलवर्म, ये आपको समझ में आया। और क्राई 1AB कंट्रोल दी कॉर्न बोरर। मोस्ट टाइम भी ये आपको याद रखना है। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया?
तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज का बहुत जो लेक्चर है बहुत बेस्ट रहा होगा, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, जहां पर हमने गोल्डन राइस और बीटी कॉटन के बारे में बात की, जो बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। नए जो कंसेप्ट हैं उसमें हम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।